Hello दोस्तों, in this video we will cover the fourth chapter of 8th class Geography NCERT जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है। हमारी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। जो इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, उसमें से एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, और जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? देखो, सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आपका रॉ मटेरियल यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाती है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है। तो जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूज़ करेंगी, फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगी, तो उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर रखा गया है। जैसे कि क्लोथ हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। टर्चरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? टर्चरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, सर्विसेज का काम करती हैं, और इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस वगैरह आ जाएगा। तो ये सब टर्चरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आगे देखें तो वर्ल्ड की 50 से ज़्यादा % पॉपुलेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपकी 40 और 50% एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। इतना ही एंगेज एग्रीकल्चर में वर्ल्ड के लेवल पे है, इतना ही इंडिया में है। अगर एग्रीकल्चर के लिए हम फेवरेबल कंडीशन देखें तो वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। वहाँ पर फ्लड वगैरह तो नहीं आता, ड्रॉट प्रोन एरिया तो नहीं है, वहाँ की सॉइल क्रॉप के लिए अच्छी तो है। तो जिस जगह पे एग्रीकल्चर की जाती है, जिस लैंड पे एग्रीकल्चर की जाती है, उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं। अगर आगे देखें तो फार्म सिस्टम क्या होता है? देखो, फार्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप फार्मिंग करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, तो आप में उसको तो आपको उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा, मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा, लेबर लगेगी उसमें, सीड्स वगैरह, इरिगेशन हो गया, प्लगिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया। तो ये सब जो भी है आपका फार्म सिस्टम के अंडर में आता है। अगर हम टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हम करते हैं। एक ज़्यादा बड़े लेवल पे फार्मिंग नहीं होती। फर्दर ये 2 टाइप की फार्मिंग होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, छोटा सा स्मॉल का पैच ऑफ लैंड होता है, उस पर यूज़ की जाती है। हैवी टूल यूज़ किए जाते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, मशीनरी यूज़ की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली एग्रीकल्चर किया जाता है उस पर, जो हमारी डिमांड है और नीड को पूरा करने के लिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग जिसमें पुराने तौर तरीकों का यूज़ किया जाता है, पुराने टूल्स का उपयोग किया जाता है, और इसमें आपका एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाता है और एक नोमैटिक हर्डिंग आ जाता है। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? ये एक प्रिमिटिव तरीका है। इसमें एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर कुछ सालों तक खेती की जाती है। जब वहाँ पर एक अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती, जैसे जैसे जो आपका प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाता है, तो दूसरा पैच ऑफ लैंड सेम तरीके से क्लियर किया जाता है, कुछ साल वहाँ पे की जाती है, और जो पुराना लैंड आपने क्लियर किया था पहले, उसी पे दोबारा खेती की जाती है, जब उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज और वो दोबारा रीगेन कर लेता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। ठीक है। अगर हम आगे देखें तो नोमैटिक हर्डर क्या होता है, नोमैटिक हर्डिंग क्या होती है? देखो, ये भी एक परमिटिव तरीका है। नोमैटिक हर्डर आपने देखे होंगे रोड पर, जो लोग अपनी गॉड्स और सीप्स और कैमल्स लेके घूमते हैं रोड पर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, घूमते नहीं एक्चुअली, वो जो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अपने रोड वगैरह पे उनको देखा होगा, उनसे उनको आउटपुट प्राप्त होता है। उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, मिल्क हो गया, बूल हो गया, तो उससे वो अपनी जो नीड होती है उसको पूरा कर लेते हैं। अगर कमर्शियल फार्मिंग देखें तो कमर्शियल फार्मिंग मोस्टली कमर्शियली पर्पज़ के लिए की जाती है, मार्केट में सेल करने के लिए की जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए, क्योंकि एट दी एंड आपको मार्केट में उसको सेल करना और प्रॉफिट गेन करना ही होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग होती है, उसमें आपके कुछ एक कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आती है, जिसमें वीट एंड मेज को कमर्शियली रूप से बेचा जाता है। अगर इंडिया में देखें तो पंजाब एंड हरियाणा वीट प्रोडक्शन में बहुत आगे।
अगर मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें आगे, तो मिक्स्ड फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें फूड एंड फॉडर दोनों प्राप्त होते हैं आपको। लाइक अगर मेज़ एग्जांपल ले लीजिए आप, तो मेज़ है उसमें आपको फूड भी मिलेगा, फॉडर भी मिलेगा। अगर आप लाइव स्टॉक या ये सब रेयर करते हो तो आपको फॉडर उनके लिए हो जाएगा, फूड आप खुद कंजप्ट कर सकते हो, कंजप्शन के लिए भी हो जाएगा, और या फिर आप उसको कमर्शियली सेल भी कर सकते हो। प्लांटेशन देखें तो प्लांटेशन एक सिंगल क्रॉप होती है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया। इनको प्लांटेशन किया जाता है और कमर्शियली पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मशीनरी या फिर इतना मशीनरी डेवलप नहीं हुआ है अभी कि इनको जो टी है या शुगर केन वगैरह है इनको कल्टीवेट किया जा सके। तो इसमें बहुत मैनुअल लेबर का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल का भी यूज़ होता है, और एट द एंड ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का तरीका है। अगले वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स देखेंगे, इंडिया की कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन चाहिए उनके लिए, और हम कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया के फार्म में और अमेरिका के फार्म में क्या अंतर है, क्यों हम इतना पीछे हैं और क्यों वो लोग इतना आगे हैं प्रोडक्शन के मामले में और एग्रीकल्चर के मामले में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।